हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेटिक apparatus के बारे में। आज हम लोग जो है लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जो आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे होता है। इट अकर्स इन जो थाइलाकोइड्स है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड्स के अंदर होता है। एंड द फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। वन इज लाइट रिएक्शन एंड अदर इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस जो होते हैं दैट अकर्स इन थाइलाकोइड एंड द डार्क रिएक्शंस अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी है। इसके बाद आता है स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन। क्या क्या स्टेप्स होता है? तो सबसे पहला स्टेप जो बेसिक स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, सी, डी और बहुत सारे कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड दे व्हाट दे डू, दे ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन है? रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लाइट। द एब्जॉर्ब लाइट पिगमेंट इज ट्रांसफर टू एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड द रिएक्शन सेंटर विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए। ठीक है, और फिर इसके बाद जब पूरी तरीके से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तब क्या होता है? क्लोरोफिल ए का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, एक्टिवेशन कैसे होता है? क्लोरोफिल ए प्लस एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब क्या है कि क्लोरोफिल में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए पॉजिटिव बन जाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और ये किस तरीके से होता है उसके लिए जो है पूरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, पूरा इसमें जो है पूरा एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जो कि होता तो बहुत ही छोटी माइन्यूट एरिया में, बट स्टिल इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। किस तरीके से क्लोरोफिल ए का एक्टिवेशन होता है एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है। तो वो पूरा प्रोसेस अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो गया और क्या होता है कि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए कौन सा आयन जो है हेल्प करता है? दैट इज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन आपका जो है पोरफायरिन हेड ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम आयन होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट में मदद करता है। अब आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन। टू रिप्लेस द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल, water molecules are split, which is called as the photolysis of water. क्लोरोफिल का जो एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है निकल के चला गया है उसको रिप्लेस करना दैट इज वेरी एसेंशियल, वेरी मच एसेंशियल। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड वाटर किसमें ब्रेक डाउन होता है? H2 एंड O, ऑक्सीजन में, है ना, 2H पॉजिटिव एंड O। तो जो H पॉजिटिव है वहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब आती बात ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की। इसको हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? इट इज ऑन द ल्यूमिनल साइड, मतलब थैलाकोइड्स के जो बीच में जगह होती है वहाँ पे ल्यूमिनल साइड उसको बोलते हैं। थैलाकोइड्स के बीच में, सेंटर में जो जगह है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल साइड। एंड जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज ऑफ 33 किलो डाल्टन प्रोटीन। यहाँ पे आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम आयन। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में विच आयंस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो द आंसर इज मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। वॉट एवर बी द ऑप्शन, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको टिक कर सकते हैं। अब आता है रोल ऑफ मैंगनीज। एक्चुअली क्लोरोफिल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरना है। उसके लिए क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। अब क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में से जो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव निकला है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली जो है आपका क्लोरोफिल में पास आउट नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है इसमें मैंगनीज आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज मैंगनीज हैव मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स, बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट्स होती
होती है जो कि उसको हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन को पास ऑन होने में। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि मैंगनीज की एक्चुअली होती है 5 मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिसको इसमें डिनोट कर रखा है S0, S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। तो मेजर जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वैसे तो 4 होती है, लेकिन S0 को कंसीडर करके आपको 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं ये मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलाउ द मैंगनीज टू स्टोर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द वाटर ऑक्सीडेशन। और इसके बाद क्या होता है, जो इतना सारे में से इलेक्ट्रॉन्स पास होगा एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फोटोसिस्टम 2 इज अ टायरोसिन अमीनो एसिड। अब आप इसको याद रखेंगे कि मैंगनीज आयन से सीधा इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 में ना ट्रांसफर होकर के फर्स्ट इट ट्रांसफर टू टायरोसिन अमीनो एसिड, जो कि D1 प्रोटीन, फोटो सिस्टम 2 के D1 प्रोटीन में अटैच होता है टायरोसिन अमीनो एसिड, वहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। दिस रेसिड्यू इज डेजिग्नेटेड एज Z या YZ एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर टू क्लोरोफिल। इसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में ट्रांसफर हो जाता है और जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो आपका जो है Z स्कीम या लाइट रिएक्शन में एंटर करता है, ठीक है। एंड फोर प्रोटॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द थाइलाकोइड ल्यूमेन। इसको भी हम डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे किस तरीके से होता है। दिस ग्रेडियंट्स इज एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेड स्कीम पढ़ना। जेड स्कीम एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होता है इट अकर इन 2 प्रोसेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 2 टाइप्स का होता है, वन इज साइक्लिक एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो कि साइकिल फॉर्म में होता है वो दैट इज साइक्लिक, और ये आप देख सकते हैं इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं, इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए लाइट एनर्जी आपकी है, जो ये लाइट एनर्जी क्या होती है, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब ऑल दी लाइट एनर्जी। एंड इसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड और वो क्लोरोफिल ए पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा कि क्लोरोफिल जो PS2 है, फोटोसिस्टम 2 जिसे हम P680 भी बोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, देयर इज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये देखिए यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इट गेट्स ब्रेक डाउन टू रिलीज ऑक्सीजन एंड 4H पॉजिटिव आयंस। और 4H पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिलीज्ड, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसको वो एक साथ जो है क्लोरोफिल को नहीं दे सकता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जो है कमी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को जो है धीरे धीरे करके पूर्ति करने के लिए यहाँ पे मैंगनीज आयन का रोल होता है। मैंगनीज की होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी बताया आपको। उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। मल्टीपल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें मैंगनीज के इलेक्ट्रॉन्स गेट्स रिवॉल्व अराउंड, है ना। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके वो इलेक्ट्रॉन्स आपके टायरोसिन अमीनो एसिड जो कि D1 प्रोटीन्स में होती है, वहां पे जो है टायरोसिन अमीनो एसिड में ट्रांसफर होते हैं, और फिर वो PS2 में आपके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगते हैं। और यहाँ से जो एक्साइटेड क्लोरोफिल है, ये फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉन उसका कहाँ पे रिलीज होगा, प्लास्टोक्विनोन ए में, प्लास्टोक्विनोन बी में, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B6F में आएगा, एंड आफ्टर दैट प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन में आएगा, एंड देन क्लोरोफिल ए जो कि है वो क्लोरोफिल ए में आकर के वो आ जाएगा। और यहाँ पर भी जब क्लोरोफिल ए जो है PS1 में P700 में जब लाइट एनर्जी पास होगी तो क्या होगी कि
क्लोरोफिल ए भी एक्साइटेड हो जाएगा एंड इट रीचेस टू द एक्साइटेड स्टेट, और वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आपका प्लास्टोसाइनिन से आपका यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाएगा, एंड दिस एक्साइटेड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस रीचेस टू द डिफरेंट प्रोटीन्स जिसको हम PSA1 PSA2 कहते हैं, और उसके बाद ये फिर FNR जो आपका है फेरिडॉक्सिन रिडक्टेस, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होता है जब भी आप याद रखिएगा हमेशा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे कि स्लाइड में है, अभी तक मैंने आपको जेड स्कीम बताया उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होंगे। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर ले रहे हैं इस चीज को। आफ्टर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 पास थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन एंड फाइनली टू photosystem 1, and from photosystem 1 the electrons are again excited by the light and transferred to फेरिडॉक्सिन, मतलब फेरिडॉक्सिन प्रोटीन में ये ट्रांसफर होते हैं, और वहाँ पे जो है फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसको कि फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम है वो रिड्यूस करता है NADP पॉजिटिव को NADPH में। ठीक है, और उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिएक्शंस ये मैंने इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पीछे एक बार हम फिर से आते हैं, आप अगर देखना चाहें तो जो लाइट रिएक्शन का जो आउटकम है, आप अगर बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन का आउटकम होता है 3 ATP एंड 2 NADPH, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो 2 बार रिडक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये NADP पॉजिटिव ये जो है रिड्यूस होकर के NADPH बन रहा है। हमेशा रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऐड हो रहा है NADP पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो पीछे से चला आ रहा है दैट इज गेटिंग एडेड टू NADP positive which makes it NADPH and the enzyme is FNR। ठीक है, फेरिडॉक्सिन रिडक्टेस, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। अब आती है बात क्यू साइकिल की। आपको यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रोसेस यहाँ पे अगर आप ये प्लीज देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ये प्लास्टोक्विनोन है जो कि आपको QA और QB से डिनोट किया गया है। प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा प्लास्टोक्विनोन इज ए हाइड्रोजन कैरियर, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है, और इसके बाद जो ये साइटोक्रोम B6F है दिस इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब यहाँ से जो है प्लास्टोक्विनोन जो होता है उसके साथ में 2 H पॉजिटिव कंबाइन हो जाते हैं और उसको प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक का तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, और इसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना करते हैं, और इसमें जो है जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं क्यू साइकिल। क्यू साइकिल होती है जो इसको हाइड्रोजन कैरियर जो प्लास्टोक्विनोन है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉन कैरियर में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्यू साइकिल, जो कि अभी हम डिटेल में क्यू साइकिल पढ़ेंगे। तो क्यू साइकिल कहाँ पे होती है, दिस इज द प्लेस फॉर द क्यू साइकिल। ये देखिए ये प्लेस है क्यू साइकिल की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PS2 से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये क्विनोन है, क्विनोन को हम कहते हैं, हमेशा ये क्विनोन जो होता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन की फॉर्म में रहता है, QH2 की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ से ये देखिए ये प्रोसेस देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये QH2 Q में रिलीज हो जा रहा है एंड इट रिलीजेस द 2 हाइड्रोजन आयंस इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ये 2H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये 2H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो
H पॉजिटिव है ना, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो आएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइटोक्रोम बी में, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये साइटोक्रोम बी में जाता है, फिर बी साइटोक्रोम बी से क्या करता है, ये फिर से क्विनोन के साथ में रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, प्लास्टोसेमी क्विनोन। ठीक है, प्लास्टोसेमी क्विनोन बोलते हैं इसको। तो ये पहला वाला रिएक्शन तो ये आपका बन गया प्लास्टोसेमी क्विनोन, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे ये प्लास्टोसेमी क्विनोन। और फिर क्या होता है, यहाँ तक का आपका 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहे थे फोटो सिस्टम 2 से, और इसके बाद से क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका तो रोल खत्म हो गया फोटोसिंथेसिस में। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो है आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए साइटोक्रोम F में जाता है और प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन से होते हुए फोटोसिस्टम 1 में जाता है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्लास्टोक्विनोन जो होता है इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, हाइड्रोजन को कैरी करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो ये हो जाता है साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका प्लास्टोसेमी क्विनोन बनाने में यूज हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका लाइट रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ इस प्रोसेस के बाद से क्या होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड, और जो हाइड्रोजन एक्सेस में हाइड्रोजन होती है दैट इज रिलीज्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन में रिलीज हो जाती है। तभी तो क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन में हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से आपका क्या होता है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की वजह से वहाँ पे ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम सेकेंड प्रोसेस में। देखिए, क्योंकि आपके जो है सेकेंड वाले जो है क्या होता है, क्योंकि 2 प्लास्टोक्विनोन होते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन रिलीज हुई थी ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। 2 हाइड्रोजन आपकी ऊपर वाली साइकिल में है, 2 हाइड्रोजन आपके नीचे है। देखिए ये जो सेकेंड साइकिल है आपकी, इसमें आप देखिए प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन यहाँ से इसने फिर से 2 H पॉजिटिव नीचे अंदर रिलीज कर दिया ल्यूमेन में, और फिर इसके से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आपका वापस से चला जाएगा प्लास्टोसेमी क्विनोन के साथ में रिएक्ट करके, ये बाहर से मतलब स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को लेके ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन वापस से बना देगा, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल अगेन एंटर इनटू द साइकिल ऑफ लाइट रिएक्शन, और वो चला जाएगा आगे। तो क्या हुआ, जब 4 हाइड्रोजन आयंस जब मिल रहे हैं या निकल रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या हो रहा है कि 4 हाइड्रोजन्स आपके निकल के इधर आ रहे हैं ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन है, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन में ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे। ये क्या कर रहे हैं, इनमें से क्या हो रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो रहे हैं आगे, है ना। देख रहे हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 4 हो रहे हैं, आप इधर इलेक्ट्रॉन गिनिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 4 में से क्या हो रहा है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग टू दी PS1। तो 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं PS1 में, इसीलिए 2 NAD पॉजिटिव ही रिड्यूस हो पाते हैं 2 NAD DPH में। ठीक है, तो एक जो आपका लाइट रिएक्शन होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फोटोलाइसिस होके 4H पॉजिटिव बनाते हैं। 4H पॉजिटिव ये जो है प्लास्टोक्विनोन के साथ में रिएक्ट होकर प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बनाते हैं, एंड फ्रॉम देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, आउट ऑफ 4 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पासेस टू दी फोटोसिस्टम 1 एंड इट रिलीज क्या, इट मेक्स दी 2 NADPH। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं Q साइकिल। Q मतलब प्लास्टोक्विनोन साइकिल। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन साइकिल में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है दे कैन कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है यहाँ पे। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो साइक्लिक वाले में क्या होता है, देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन NADPH रिलीज नहीं होता है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें देखिए यहाँ पे NADPH भी रिलीज होता है, NADPH भी रिलीज होता है, और क्या होता है कि ATP भी रिलीज होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है। तो ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस है। तो आपका क्या है कि साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करता है, PS1, एंड नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों काम करते हैं। और साइक्लिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक टू PS1, ये PS1 से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं और PS1 में वापस से चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेवर रीचेस टू PS1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका रिडक्शन कॉज करते हैं और NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करके NADPH बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज। और इसमें क्या होता है, कोई ऑक्सीजन, साइक्लिक वाले में कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड इन नॉन साइक्लिक द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स, एंड हेंस द ओवरऑल रिजल्ट इज फ्रॉम साइक्लिक वी ऑब्टेन 2 ATP एंड फ्रॉम नॉन साइक्लिक वी ऑब्टेन 3 ATP एंड 2 NADPH। ठीक है। और अब आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी H पॉजिटिव आयंस रिलीज होता है, ये H पॉजिटिव आयंस इट रीच टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड के ल्यूमेन में पहुंचता है एंड इट मेक्स अ ग्रेडियंट। ल्यूमेन में H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाता है और स्ट्रोमा में कम हो जाता है, और बीच में है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जिसमें ATPase अटैच है। और वहां से फिर 1 हाइड्रोजन आयन जब जो है टनल के थ्रू पास होता है, इट रोटेट्स ऑल द शाफ्ट, और वो क्या होता है, ATPase फिर उसमें ATP का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। हिल रिएजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, जो कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ में कि हिल रिएजेंट क्या होते हैं। एक्चुअली आप अगर पीछे देखें इसमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो नेचर में एक्चुअली प्रेजेंट है वो है NADP पॉजिटिव और NADPH। ठीक है। NADP पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और क्या होता है, इट गेट रिड्यूस्ड टू NADPH। तो दिस इज अ नेचुरल, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट या नेचर जिसे हम कह सकते हैं। तो अब हिल रिएजेंट क्या होते हैं, हिल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि अगर हम कुछ आर्टिफिशियल रिएजेंट्स का यूज करें फोटोसिंथेसिस में तो क्या होगा, द रिएक्शन विल अगर एज इट इज, मतलब NADP पॉजिटिव को अगर हम मतलब उसकी जगह पे अगर हम कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड्स डालें जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तब भी ये फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट आर्टिफिशियल रिएजेंट्स आर नोन एज हिल्स रिएजेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप डेफिनेशन देखिए, हिल रिएजेंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन व्हेन वाटर स्प्लिट्स। ठीक है। तो ये वाटर स्प्लिट करेगा तो ये जो है हिल्स रिएजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, फेरिसाइनाइड, DCPIP एंड क्विनोन, एंड दे रिप्लेस द NADP positive as electron acceptor and get reduced during the Hill reaction, demonstrating that oxygen evolution in photosynthesis comes from water. And assimilatory power, assimilatory power क्या होती है, this is the overall product of the light reaction। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसको हम assimilatory power कहते हैं, और वो कितना होता है 3 ATP and 2 NADPH। This is the assimilatory power which get utilized in the Kelvin cycle, जिसको हम Kelvin cycle में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो एक Kelvin cycle को चलने के लिए, ठीक है, कितने ATP चाहिए, 3 ATP and 2 NADPH चाहिए। इसको आपको याद रख लेना है। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अभी हम Kelvin cycle डिटेल में पढ़ेंगे। एक Kelvin cycle चलने के लिए we require या प्लांट रिक्वायर 3 ATP and 2 NADPH। ये आप लोग बाय हार्ट याद कर लीजिए इस चीज को। इसके बाद आती है केल्विन साइकिल। देखिए एक्चुअली होता ये है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट एनर्जी गेट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्साइटेड होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और ये जो पूरा लाइट रिएक्शन होता है ये होता है थैलाकॉइड्स में। ठीक है। अब ये लाइट रिएक्शन क्यों होता है,
वाई देयर इज ए लाइट रिएक्शन, हम सीधा क्यों नहीं कैल्विन साइकिल चलती है, वाई सो, बिकॉज फॉर द कैल्विन साइकिल टू अकर इट रिक्वायर्स दी ATP एंड NADPH, और उसकी जो पूर्ति होती है वो कौन करता है, लाइट रिएक्शन करता है। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट्स होता है ATP एंड NADPH वो यूटिलाइज होता है कैल्विन साइकिल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब कैल्विन साइकिल के बहुत सारे नाम हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि कैल्विन साइकिल कहें कि C3 साइकिल कहें, तो क्योंकि बहुत सारी साइकिल्स होती है फिजियोलॉजी में, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सी वाली C3 साइकिल है, कौन सी वाली कैल्विन है, कौन सी सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो देयर इज डिफरेंस। आपको कैल्विन साइकिल के इसमें मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, यू कैन सी हियर जितने भी नाम है कैल्विन साइकिल के, ऑल आई हैव रिटन हियर। तो आप जो है इससे जो है कैल्विन साइकिल को समझ सकते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, कैल्विन बेंसन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, C3 साइकिल, C3 पाथवे, कैल्विन साइकिल, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझना, इन कैल्विन साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जो है ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होता है। टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल एक कैल्विन साइकिल को 6 बार चलना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा RuBP से, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है क्या नाम है रिड्यूस होता है इसमें। तो क्या होगा, हमें एक शुगर बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 चाहिए, 6 कार्बन, 6 CO2, तो वो ही बनाएंगे ना C6H12O6 ग्लूकोज। तो आपका क्या होगा कि हमें 6 बार आपकी कैल्विन साइकिल को जब चलेगी, तो 6 टाइम्स जब चलेगी तब आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो 6 टाइम्स जब ये चल रही है तो कितने ATP हो जाएंगे, जब एक बार चलती है कैल्विन साइकिल तो 3 ATP एंड 2 NADP लगते हैं। तो जब 6 टाइम्स चलेगी तो 18 ATP एंड 12 NADPH लगेंगे। अब क्वेश्चन वेरी कर सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP एंड कितने NADPH लगेंगे। तो देखिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा, तो 18 ATP एंड 12 NADPH लगेंगे। और अगर वो पूछता है कि एक कैल्विन साइकिल चलाने के लिए कितना ATP लगेगा, तो फॉर 1 कैल्विन साइकिल इट इज 3 ATP एंड 2 NADPH। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग बहुत क्लियरिटी से अच्छे से उसको मेमोराइज करिएगा। ये मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट है, ये मेल्विन कैल्विन है, ये USA के साइंटिस्ट है। इन्होंने ही कैल्विन साइकिल को डिस्कवर किया इन द ग्रीन एल्गा क्लोरेला, एंड ही आल्सो रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1961। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आती है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल देखिए वैसे तो बहुत डीप साइकिल है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसमें। अगर आप सब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी कैल्विन साइकिल बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी विद द एंजाइम्स और ऑल द रिएक्शंस, कहाँ कहाँ पे रिडक्शन होता है, हर चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर BSc लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार कर रहे हैं, BSc लेवल या MSc लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये इतने साइकिल से आपका मुझे लगता है कि काम हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ लर्न फुल साइकिल थॉरोली। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद 1 कार्बन डाइऑक्साइड, आप एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर इसे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम लगता है रुबिस्को। अभी रुबिस्को के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 RuBP प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे इन्होंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले रखा है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रुबिस्को है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कार्बन फिक्सेशन। अच्छा, और ये कार्बन फिक्सेशन करके क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है विच इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कैल्विन साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो आपका क्या जाएगा आंसर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस विल बी द आंसर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैल्विन साइकिल कितने स्टेप्स में होती है। तो कैल्विन साइकिल अकर इन 3 स्टेप्स, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन ऑफ RuBP। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो आपका बना है, ये रहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये क्या है, ये रिड्यूस हो जाएगा और बनाएगा
3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या होगा कि इसके एटीपी जो है वो सब साथ कंज्यूम हो जाएगा, और एटीपी भी कंज्यूम हो जाएगा और NADPH भी कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए इसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये NADP देखिए खुद ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, और ये रिड्यूस कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और फिर ये प्रोसेस यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसीलिए इसको हम फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो आपका है, या जिसमें लिखा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये क्या है, ये आपका क्या किस में कन्वर्ट होगा, वापस से RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन ऑफ RUBP। और यहाँ पे आपके 3 मॉलिक्यूल्स या ATP के मॉलिक्यूल्स जो है यूज होंगे, ठीक है। तो आपकी जब ये साइकिल अगर एक बार चलती है तो यहाँ 1 CO2 होगा, यहाँ पे 3 CO2 लिख रखा है, इसका मतलब ये 3 टाइम साइकिल चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जब एक ग्लूकोज बनाना होगा तो दिस साइकिल मस्ट रन फॉर दी 6 टाइम्स। ये साइकिल को 6 बार चलना होगा, तभी आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन पाएगा, ठीक है। और यहीं से जो है आपका ये जो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट 3-फॉस्फेट है, यही आपका मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा और शुगर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्विन साइकिल में। अब हम रुबिस्को में आप देख सकते हैं कि रुबिस्को में जो सब यूनिट्स होती है, देयर आर 16 सब यूनिट्स, 8 लार्ज सब यूनिट एंड 8 स्मॉल सब यूनिट, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रुबिस्को एंजाइम इज 552 किलो डेल्टन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट रुबिस्को का कितना होता है 552 किलो डेल्टन एंड 8 लार्ज एंड 8 स्मॉल सब यूनिट। और जो लार्ज सब यूनिट होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55 किलो डेल्टन एंड स्मॉल सब यूनिट का वेट होता है 14 किलो डेल्टन, ठीक है। और इसको अगर हम मिला देते हैं, मतलब 55 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपका टोटल आता है 552 किलो डेल्टन। कभी कभी 550 किलो डेल्टन भी ऑप्शन में दिया होता है, तो हम वो भी टिक कर सकते हैं। एंड द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को, जो रुबिस्को की एक्टिव साइट होती है, दैट इज ओपन फॉर बोथ ऑक्सीजनेस रिएक्शन एंड कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। वो कहाँ पे होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लार्ज साइट ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ रुबिस्को। और फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं रुबिस्को एंजाइम्स के, पहला लाइसिन रेसिड्यू, सेकंड मैग्नीशियम आयन एक्ट एज अ कोफैक्टर, एंड थर्ड इज कार्बामाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। कार्बामाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रुबिस्को रिक्वायर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका रिएक्ट करता है वो लाइसिन रेसिड्यू के साथ में, और क्या बनाता है, कार्बामेट ग्रुप बनाता है, विच अलाउज मैग्नीशियम बाइंडिंग एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम। कार्बामाइलेशन रिएक्शन का पूरा बहुत बड़ा स्टेप्स है, पूरा फ्लो चार्ट होता है उसका, लेकिन वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि रुबिस्को एंजाइम्स का जो है बोथ ऑक्सीजनेस एंड कार्बोक्सिलेज रिएक्शन करता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाउ मेनी इसमें कंपोनेंट्स या सब यूनिट्स होती हैं, तो 16 होती हैं। एंड इसकी एक्टिव साइट कौन सी यूनिट में होती है, तो लार्ज सब यूनिट में होती है। लाइसिन रेसिड्यू इसमें एक्ट करता है, मैग्नीशियम आयन इसके एक्टिवेशन में रोल करता है, एंड कार्बामाइलेशन रिएक्शन होता है, जिसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा रुबिस्को के पास में, इट विल एक्ट एज अ एक्टिवेशन फॉर द रुबिस्को, इट विल नेवर बी अ सबस्ट्रेट, ठीक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रुबिस्को का एक्टिवेट करने के लिए होगा, और सेकंड कार्बन जो होगा वो रुबिस्को के लिए सबस्ट्रेट होगा उसका, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो फोटोसिंथेसिस में अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद अभी इसमें आएगा आपका C3 साइकिल मैंने कर दिया है, C4 साइकिल एंड कैम प्लांट्स, और इसके बाद C4 साइकिल है, कैम प्लांट्स है, फोटो रेस्पिरेशन है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं। इसमें आप जो है MCQs अपने सॉल्व करना शुरू करिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। C3 साइकिल, लाइट रिएक्शन और साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इसमें आप हर तरीके के MCQ मुझे लगता है कि सॉल्व कर लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।